Hello my dear students, you are welcome to my channel. Today we shall talk about Robert Frost and his poem Dust of Snow. सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे, फिर पोएम के बारे में बात करेंगे और पोएम में प्रयोग किए गए फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम इसमें देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो अलंकार हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं, इनको हम पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको पोएम को समझने में आसानी रहे। तो अपने साथ पेन और नोटबुक लेना ना भूलें ताकि सारी इम्पोर्टेंट बातों को आप नोट कर पाएँ। तो चलो पढ़ते हैं डस्ट ऑफ स्नो को। सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म अमेरिका में हुआ था। उनका जन्म 26 मार्च 1874 कैलिफोर्निया यूएस में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 बोस्टन यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये अमेरिकन पोइट हैं और उन्होंने अपने सारे जितने भी वर्क्स लिखे थे वो सबसे पहले उन्होंने अमेरिका में पब्लिश करवाने की बजाय इंग्लैंड में पब्लिश करवाए थे। उसके बाद अमेरिका में उसने सारे वर्क्स पब्लिश करवाए थे। कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स भी उनको मिले थे अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए गोल्ड मेडल उनको मिला था पोइट्री के लिए। पुलित्जर प्राइज़ भी उनको मिला था। पुलित्जर प्राइज़ है ये, पोइट्री के लिए दिया जाता है, ये भी उनको मिला था। कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, ऐसी बहुत सारी पोएम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आपको आगे भी पढ़ने को मिलेंगी। डस्ट ऑफ स्नो। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। तो अब हम समरी के बारे में बात करते हैं। जो डस्ट ऑफ स्नो है, बर्फ़ की धूल, जो पोइम का नाम है, इसकी समरी की हम बात करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह एक छोटी कविता है, प्रकृति से ओतप्रोत है। ये प्रकृति के एलिमेंट्स इसमें बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, जिसमें इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमें बताते हैं कि शुरुआत में जब वो बढ़ रहे थे आगे तो उनका मूड ख़राब था बिल्कुल। उनका जो दिन था वो बहुत बुरे तरीके से चल रहा था, लेकिन जिस प्रकार वह प्रकृति का प्रयोग करके अपने मूड को ठीक करता है वही इस पोएम का सार है। लेखक ऐसे ही एक दिन एक बुरे दिन का अनुभव कर रहा था जब एक हेमलॉक पेड़ के पास एक कौवे की एक छोटी सी हरकत की वजह से उसके ऊपर बर्फ़ जम गई, उसके ऊपर बर्फ़ गिर गई। बर्फ़ तुरंत उसे खुश कर देती है, उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। इस प्रकार समग्र रूप से प्रकृति की सर्वोच्चता ने उन्हें यह एहसास करवाया कि उनकी समस्या कितनी क्षुद्र थी। जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो इस पोएम के अंदर हमें बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस मिलते हैं, बहुत सारे हमें इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम के अंदर मिलते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहले राइमिंग स्कीम की हम बात करते हैं। राइमिंग स्कीम में क्या होता है? राइमिंग स्कीम के अंदर जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं हर एक स्टेंजा के अंदर जब हम पढ़ते हैं, जैसे द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जब हम स्टेंजा को पढ़ते हैं तो लास्ट में जो वर्ड्स हैं क्रो, मी, स्नो, ट्री, इनकी साउंड को जब हम पढ़ते हैं क्रो, स्नो, मी, ट्री, इनकी साउंड जो होती है वो लगभग एक जैसी हमें लास्ट में मिलती है। क्रो का ओ, स्नो का ओ, मी का ई, ट्री का ई, ऐसे इनकी साउंड है वो एक जैसी ही हमें नज़र आती है, सुनने में महसूस होती है। इस साउंड को ही राइमिंग स्कीम के नाम से हम जानते हैं, इसको हम राइमिंग स्कीम कहते हैं। इस पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम ए बी सी डी का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिटेशन की, यानी अनुप्रास अलंकार की। एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच में एक ही कॉन्सोनेंट को बार बार प्रयोग किया जाता है। पोएम को इसका प्रयोग करके बहुत अच्छे से इसको सजाया जाता है। और जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं दो सेंटेंसेस की, हैज़ गिवन माई हार्ट में हैज़ और हर्ट एंड सेव्ड सम पार्ट में सेव्ड और सम, ये दोनों जो लेटर्स हैं एच और एच, एस और एस, इन दोनों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये जो लेटर्स का प्रयोग है, ऐसे प्रयोग करना, ये एलिटेशन अलंकार के अंदर आता है, यानी एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच के अंदर इसको हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रयोग किया गया एसोनेंस को, द प्रोमिनेंस ऑफ ए वॉवल साउंड। जब एक ही लाइन के अंदर वॉवल साउंड को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, एक ही साउंड को बार बार में प्रयोग किया जाता है। सुक डाउन ऑन मी, सुक का ओ, डाउन का ओ, ऑन का ओ, ये सारे साउंड क्या हैं, एक ही लाइन में बार बार में प्रयोग किए गए हैं। तो ये एजोनेंस हम इसको बोलते हैं। एजोनेंस मतलब वॉवल्स की पुनरावृत्ति यहाँ पर आपको मिलती है। इसके बाद जो लास्ट में लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया वो एंजाइममेंट।
When the same sentence continues to the next line without the use of any punctuation marks, it is called enjambment. It has been used throughout the poem. और ये पूरी पोइम के अंदर प्रयोग किया गया। एंजाइनमेंट क्या होता है? जब एक पोइम कहीं पर भी ना रुक के लगातार लाइंस भी बदलती रहती है लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का कोमा या कोई फुल स्टॉप प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये इस पोइम के अंदर हम शुरू से लेके आखिर तक ऐसे ही देखते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है? डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं, इसके स्नो के जो कण हैं, जो बर्फ़ के कण हैं, उनको डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, वो इतने छोटे हैं, दैट पोइट रेफर्ड टू दैम एज डस्ट, इसलिए उनको डस्ट का नाम वो देता है, छोटे छोटे धूल के कणों का नाम वो उसको देता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड? वो चीज़ क्या थी जिसकी वजह से पोइट का मूड चेंज हो जाता है? द पोइट वाज इन ए सैड मूड, पोइट उदास के मूड में था। व्हेन पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैड फॉलन ऑन हिम, जब उसके ऊपर जो धूल के कण हैं वो उसके ऊपर गिरते हैं, उससे पहले उदास था। दिस चेंज द पोइट्स मूड, जिसकी वजह से अब पोइट का मूड चेंज हो जाता है उस स्नो के गिरने की वजह से, इंस्टेंटली, जल्दी से, एकदम से। एंड हिज डे गोट ए लोट बेटर, और उसके बाद उसका दिन अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोइम? इस पोइम के अंदर जो फ्रोस्ट है उसने नेचर को किस प्रकार से हमारे सामने प्रेजेंट किया है? इन दिस पोइम द पोइट यूजेज सम नेचुरल एलिमेंट्स लाइक क्रो। इस पोइम के अंदर नेचुरल एलिमेंट्स का प्रयोग किया गया, जैसे क्रो है, हेमलक ट्री है, स्नो है और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रो एंड हेमलक ट्री आर ऑफन सीन एज इंडिकेटर्स ऑफ डूम एंड फियर। क्रो और जो हेमलक ट्री होते हैं वो असल में कई बार हम जब इनको प्रयोग करते हैं तो डर और विनाश के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर दे आर ऑफन यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस, मतलब नेगेटिव रेफरेंसेस के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। बट इन दिस पोइम, इस पोइम के अंदर द पोइट यूजेज द एलिमेंट्स एज द कैरियर ऑफ स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविज्म। लेकिन यहाँ पर पोइट ने इन एलिमेंट्स का प्रयोग, क्रो का और हेमलक ट्री का प्रयोग ताकत के लिए और सकारात्मकता के लिए प्रयोग किया है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिज डे फॉर बेटर, और जिसकी वजह से पोइट का यहाँ पर दिन भी पूरा बदल जाता है। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलक रिप्रेजेंट्स? लास्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्रो और हेमलक ट्री किस चीज़ को प्रतिपादक करते हैं, किस चीज़ का प्रतीक है वो? जॉय का या सोरो का, खुशी का या दुख का? बोथ क्रो एंड हेमलक ट्री रिप्रेजेंट सोरो, दोनों के दोनों सोरो का प्रतिपादन ये करते हैं। लेकिन फ्रोस्ट हैज़ यूज बोथ नेगेटिव क्रिएचर्स, दोनों क्रिएचर्स का इसने यूज किया है यहाँ पे, ये दोनों नेगेटिव हैं। एज द कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविज्म, एक कैरियर के रूप में, एक ढोने वाले, मतलब कैरियर क्या होता है? बोझा ढोने वाला, ठीक है, मतलब आगे ले जाने वाले हैं पॉजिटिविज्म को और स्ट्रेंथ को। यहाँ पर इस सकारात्मकता और ताकत को आगे ले जाने वाले दोनों के रूप में इनका प्रयोग किया है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिज डे फॉर द बेटर, अच्छे दिन की शुरुआत इनकी वजह से इसकी पोइट की हो जाती है। ही हैड ट्राई टू मेक अस अंडरस्टैंड, असल में पोइट हमें यहाँ पे समझाना चाहता है दैट वी सी द वर्ल्ड नॉट एज हाउ इट इज़, असल में हम जैसे संसार को देखते हैं ये असल में वैसा नहीं होता है, बट एज हाउ वी वांट टू सी इट, लेकिन जैसे अगर हम चाहें तो हम बुरे को भी अच्छे ढंग से देख सकते हैं। दस द क्रो सिटिंग एंड ए हेमलक ट्री टुगेदर मेड हिज डे बेटर, इस प्रकार से ये दोनों, जो चाहे वो कौवा हो या फिर धतूरे का पेड़ हो, दोनों की वजह से अब भी फिर भी जो पोइट है उसका मूड चेंज हो जाता है। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर जॉय, यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो को जॉय के लिए, खुशी के लिए दिखाया गया है। तो आज के लिए हमारी जो ये पोइम थी डस्ट ऑफ स्नो, ये ख़त्म हो जाती है यहीं पर। आप लोग इस पोइम को दोबारा से एक बार फिर ज़रूर सुने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आज के लिए इतना ही, कल हम एक नई पोइम के साथ मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।